इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इलाज कर दिया है। 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने तिलांजलि दे दी इस देश के संविधान को, ये समझना होगा। वहां भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो ये तो लोगों को समझना है इस देश के कि हमें देश कैसे बचाना, इस देश का लोकतंत्र कैसे बचाना, इस देश का संविधान कैसे बचाना है। पर अभी जो शिमला में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस राज्य में क्यों बीजेपी पर आरोप लगते हैं, तो कांग्रेस राज्य में भी ये सब कुछ होगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है, नफरत का जो बीज बोया गया है, जिसको जो 1925 से जो शुरुआत हुई और उसका पहला फल 30 जनवरी 1948 को देखने को मिला, जब इस देश के पहले आतंकवादी ने, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो उस विचार की हत्या की। ये लगातार बढ़ता जा रहा है। रुकेगा कैसे, कंट्रोल क्या है इसका? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अब हम सियासत करते हैं, मान लीजिए हम पार्लियामेंटेरियन थे, तो हमें सिविल सोसाइटी से भी जुड़ना हुआ, और शायद आज मैं यहाँ इसी वजह से हूँ। लेकिन दानिश भाई, कहीं ना कहीं सरकारों को भी तो जिम्मेदारी है ना। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, सरकार उनके सामने नतमस्तक हो चुकी है। बिल्कुल सरकारों की जिम्मेदारी है, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पर राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो वो मोहब्बत की दुकान शिमला में क्या बंद हो जाती है जाके? नहीं, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुली हुई है, पूरे देश में चल रही है, और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस मकसद में कामयाब होंगे। अगर एक एमएलए को निकाल के सरकार गिरा के कुछ हासिल हो सकता है तो आप कर लीजिए। नहीं, मैं बात कह रहा हूँ। जी। क्या सर यही षड्यंत्र है कि वहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी, यही उसी षड्यंत्र में चलाया जाएगा? मैं देखिए, वो ये पूरे घटनाक्रम को सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं करना। आप देखिए ना किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं ये लोग 4 जून के रिजल्ट के बाद। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या बयान है? इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इलाज कर दिया है। तो इनको लगता है कि उस एजेंडे को किसी तरीके से वापस ले आओ। पर सर, एक सवाल खड़ा होता है कि जैसे अगर दलितों पर कोई अत्याचार होता है तो उनकी तंजीमें खड़ी हो जाती हैं, और जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो सामने खुल के नहीं आती हैं सर। वो सवाल आप तंजीमों से कीजिए, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ। पर जैसे आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आज भी कई मुस्लिम सांसद जो सदन में बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब एक मुस्लिम का घर गिरता है और सिर्फ आरोपों के चलते गिरता है, उसको भी तो उम्मीद होगी ना कि मेरे साथ कोई खड़ा हो आकर, और वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, कोई विधायक नहीं पहुँचता, कोई पार्टी का बंदा नहीं पहुँचता। देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं जब एमपी था तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा था, आज नहीं हूँ तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और लड़ता रहा। उमर खालिद की गिरफ्तारी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है इस बारे में, क्या कहना है आपको? देखिए, ये सरकार उन सब आवाज़ों को दबाना चाहती है जो इस देश में इंसाफ और इंसानियत की बात करते हैं, और उमर खालिद एक सिंबल है। उमर खालिद के साथ जो लोग उस दौरान दिल्ली के दंगे के बाद जो CA/NRC का जो आंदोलन था, उसको दिल्ली दंगों में कन्वर्ट करके लोगों पे, जो नौजवानों पे UAPA लगाया गया है। कितने नौजवान उमर खालिद के साथ, शिफाउर रहमान हैं, जामिया के कई लड़के हैं, मतलब
खालिद सैफी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब उन आवाज़ों को दबाने, ये फासीवादी सोच है, उससे लड़ना हमें पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं, इस बार बॉर्डर पे जाके रुके हैं दरवाजे पे, इसलिए वो कम्युनल एजेंडे को दोबारा ले आए। हमें उनके एजेंडे में नहीं फंसना है, बीजेपी को कमज़ोर करना। इसलिए ये उस गुस्से की, जो भाजपा के अंदर जो गुस्सा है, ये उसका नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले 1-2 हफ्ते में 2-3 जजमेंट्स आए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकारों को करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, भारत सरकार को करना है। वो तो गौ रक्षक के मामले में भी आए हैं कई जजमेंट्स की कमेटी बननी है, ऐसा नहीं होना। लेकिन करेगा कौन? करेगी तो सरकार ही ना, करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, तल्ख टिप्पणी उसको बताया, उसके बावजूद भी गुजरात के सूरत में जो है घर गिराए गए, सूरत में जो है इस तरीके की चीज़ें हुई। अब यही तो सारी लड़ाई है। ये लोग संविधान में यकीन नहीं रखते। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये संविधान में यकीन नहीं रखते, ये संविधान बदलना चाहते हैं, वो इसीलिए तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने, जिसका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास ना हो। 78 में से एक में होगी 55 और एक में होगी 23 वैकेंसी निकली। एक मैं पूछना चाहता हूं, उस एक एससी की वैकेंसी पे इन 78 जातियों में कैसे दोगे? 500 साल तक भी क्या 78 जातियों को कभी हक मिल जाएगा? दूसरी बात, अगर मान लो इंजीनियर की वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की निकली, जिसके लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट चाहिए, अब जिन जातियों में अभी तक एक भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है और आगे इतना महंगी शिक्षा की पैसे कमाओ में और संभावना भी नहीं दिख रही, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाएगा। तो बताइएगा, आने वाले 200 साल में जाके भी कभी उस जाति से कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब नहीं होगा तो वो क्या जेई बन पाएगा? भाई आप सीधा सीधा सवाल जवाब देखिए। ये तोड़ने की साजिश है। क्यों बार बार कह रहे हैं कि उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए, उन सबके अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या सीईओ थे, वो कौन सी जाति के थे? अगर उसका डाटा निकाला जाए तो 99.9% वही मेरिटधारी जाति वाले लोग उन कंपनियों को ऊपर बैठे थे। उसके बावजूद अगर वो कंपनियां डूब गई, सिक डिक्लेयर हो गई, वाइंड अप हो गई, प्राइवेटाइज हो गई, बेच दी गई, इसका मतलब उनके अंदर मेरिट नहीं है। वो नाकाबिल लोग काबिलियत की बात करके देश के सरकारी संस्थानों के ऊपर जाके उनको पहले वो घाटे में पहुंचाते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं ताकि SC ST OBC के बच्चे सरकारी नौकरी में ना आ पाए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ से 80% सरकारी नौकरियां तो वो छीन ली है, और ऊपर से दूसरा खेल और खेला कि एक तो प्राइवेट स्कूल खोल के इतनी महंगी फीस की प्राइवेट स्कूल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी स्कूलों में मेहनत मशक्कत करके पढ़ लिख के जब हमारे बच्चे 12वीं तक आ जाते हैं तो हमारे बच्चों में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने का, जज बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्किटेक्ट बनने का, वकील बनने का सपना देखते हैं।